स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। हमारे पास जो जानकारी है वो इस स्थिति के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है और हमारा मकसद है इनमें से सबसे ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाना। ये एड्रीनल मेडुला का एक ट्यूमर है और जैसा कि हम आगे देखेंगे इसके कुछ पहलू वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। हालांकि ये बहुत आम नहीं है, लेकिन हाँ, वयस्कों में एड्रीनल मेडुला का ये सबसे आम ट्यूमर माना जाता है और इसकी शुरुआत होती है वो क्रोमाफिन कोशिकाओं से। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोशिकाएं भ्रूण के विकास के दौरान न्यूरल क्रेस्ट से बनती हैं। मतलब इनका सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम के शुरुआती विकास से है। तो ये सिर्फ एक ग्रंथि का ट्यूमर नहीं है, इसकी जड़ें आप कह सकती हैं न्यूरो डेवलपमेंट में है। सीधा बना देता है। मतलब ये सिर्फ एक लोकल ग्रंथि की प्रॉब्लम नहीं है। इन सोर्सेज में जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब है कि ये परिवारों में चल सकता है या कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, करीब 25 से 30% मामलों में फियोक्रोमोसाइटोमा का संबंध जर्मलाइन म्यूटेशन से होता है। यानी ये ऐसे जेनेटिक बदलाव हैं जो माता पिता से बच्चों में जा सकते हैं और ट्यूमर होने का खतरा बढ़ा सकते हैं। कुछ खास जीन्स हैं जैसे NF1, VHL और RET जीन। इनमें म्यूटेशन होने पर ये ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। RET जीन में म्यूटेशन खास तौर पर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया मतलब MEN सिंड्रोम टाइप 2A और 2B से जुड़े हैं। तो हाँ, जेनेटिक टेस्टिंग कुछ मामलों में बहुत ज़रूरी हो सकती है, खासकर अगर मरीज युवा हो या परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री हो। ओ, मतलब ये सिर्फ ट्यूमर नहीं बल्कि कभी-कभी ये एक बड़े सिंड्रोम का हिस्सा भी हो सकता है। ये जानकारी तो बहुत मायने रखती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी रोचक चीज का जिक्र बार-बार आता है, 10 का नियम या रूल ऑफ टेंस। ये सुनने में किसी कोड नेम जैसा लगता है, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये 10 का नियम, ये एक क्लासिक तरीका है फियोक्रोमोसाइटोमा की कुछ मुख्य बातें याद रखने का। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रतिशत अब शायद पूरी तरह सटीक ना हो नई रिसर्च के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक अच्छा अंदाज़ा देते हैं। तो नियम ये कहता है, लगभग 10% मामले मैलिग्नेंट यानी घातक होते हैं, मतलब कैंसर की तरफ फैल सकते हैं। ओके। लगभग 10% बाइलैटरल होते हैं, यानी दोनों एड्रिनल ग्रंथियों में। ये जेनेटिक मामलों में ज्यादा होता है। अच्छा। लगभग 10% एड्रिनल ग्रंथि के बाहर होते हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा एड्रिनल कहते हैं, जैसे पेट में या छाती में या मूत्राशय की दीवार में भी। जब ये बाहर होते हैं तो इन्हें पैरागैंग्लियोमा कहते हैं। फिर लगभग 10% मामलों में कैल्सिफिकेशन दिखता है, मतलब कैल्शियम जमा हो जाता है ट्यूमर में। और आखिर में लगभग 10% मामले बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये 10 का नियम हमें इसकी विविधता का एक अंदाजा देता है। ये 10 का नियम वाकई याद रखने में आसान है, भले ही प्रतिशत थोड़े बदल गए हों। ये दिखाता है कि ये ट्यूमर कितना अलग अलग रूप ले सकता है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, ये ट्यूमर शरीर में करता क्या है? लक्षण कैसे पैदा होते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये हार्मोन बनाते हैं। क्रोमैफिन कोशिकाओं से बनते हैं और इनका काम ही है कैटेकोलामाइन हार्मोन बनाना। फियोक्रोमोसाइटोमा में ये कोशिकाएं बेतहाशा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कैटेकोलामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन और कभी-कभी डोपामाइन भी बनाकर खून में छोड़ने लगते हैं। ये वही हार्मोन है जो लड़ो या भागो वाली स्थिति में निकलते हैं। जब ये बिना किसी वजह के अचानक और बहुत ज्यादा निकलते हैं तो शरीर में तूफान सा आ जाता है। सबसे क्लासिक लक्षण है एपिसोडिक हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर शायद नॉर्मल हो जाता है। ओह, अचानक से? हाँ, ये एपिसोड्स मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना और घटना एक बड़ा संकेत है। ये तो बहुत नाटकीय लगता है। इसमें एक और चीज का जिक्र है, EPO और पॉलीसिथीमिया। ये कैसे जुड़ता है इससे? ये तो कुछ अलग लग रहा है। हाँ, ये एक और उदाहरण है कि ये ट्यूमर कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। कुछ फियोक्रोमोसाइटोमा कैटेकोलामाइन के अलावा एरिथ्रोपोएटिन यानी EPO भी बना सकते हैं। आमतौर पर EPO किडनी में बनता है और लाल रक्त कोशिकाएं बनाने का सिग्नल देता है। जब ट्यूमर ज्यादा EPO बनाने लगता है तो लाल रक्त कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा बन जाती हैं। इसे सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया कहते हैं। अच्छा।
हाँ, इससे खून गाढ़ा हो सकता है, थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। और जैसा आपने कहा, ये लक्षण अक्सर दौरों या स्पेल के रूप में आते हैं। मरीज 2 एपिसोड के बीच बिल्कुल ठीक महसूस कर सकता है। ये आते जाते रहने वाला पैटर्न इसकी पहचान है। ये ईपीओ वाला कनेक्शन तो वाकई अनपेक्षित है। अच्छा, इन लक्षणों के बारे में बात करते हुए एक और आसान तरीका बताएगा याद रखने का, 5 Ps। ये क्या है? हाँ, ये 5 Ps उन क्लासिक लक्षणों के ग्रुप को याद रखने का एक बहुत ही कॉमन और कारगर तरीका है। ये है, पहला P है प्रेशर, यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। हाँ, हाइपरटेंशन। बिल्कुल। दूसरा P है पेन, खास तौर पर सिर दर्द, बहुत तेज फटने वाला सिर दर्द। ओके। तीसरा P है पर्स्पिरेशन, मतलब पसीना आना, बिना वजह बहुत ज्यादा पसीना। चौथा P है पैल्पिटेशंस, यानी दिल की धड़कन का तेज होना या महसूस होना, दगदग होना। हाँ बिल्कुल। और पांचवा P है पैलर, यानी त्वचा का पीला पड़ जाना, क्योंकि खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। ये पांचों एक साथ हों जरूरी नहीं, पर इनका कॉम्बिनेशन शक पैदा करता है। प्रेशर, पेन, पर्स्पिरेशन, पल्पिटेशंस, पैलर, 5 Ps। ये निश्चित रूप से याद रखने लायक हैं। बिल्कुल। तो जब शक होता है तो पता कैसे लगाते हैं, कंफर्म कैसे करते हैं, जांच में क्या मिलता है? निदान की पुष्टि के लिए सबसे जरूरी है बायोकेमिकल टेस्ट, मतलब लैब जांचें। हमें खून या पेशाब में कैटेकोलमाइंस और उनके मेटाबोलाइट्स, मतलब उनके टूटने के बाद बने प्रोडक्ट्स का लेवल देखना होता है। आजकल प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रीन या 24 घंटे के यूरिन कलेक्शन में मेटानेफ्रीन और कैटेकोलामाइन का लेवल मापना सबसे अच्छे टेस्ट माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेटानेफ्रिन ट्यूमर में लगातार बनते रहते हैं, तो उनका लेवल ज़्यादा स्थिर रहता है, एपिसोड के बीच में भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। इनके अलावा यूरिन में VMA और HVA भी माप सकते हैं। इनका नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा होना कंफर्म करता है। फिर जब बायोकेमिकल पुष्टि हो जाती है तो ट्यूमर की लोकेशन पता करने के लिए इमेजिंग करते हैं। सिटी स्कैन या MRI। हाँ, पेट और पेल्विस का CT या MRI। कभी-कभी MIBG स्कैन जैसा खास टेस्ट भी करना पड़ सकता है। और अगर ट्यूमर का सैंपल मिले सर्जरी से या बायोप्सी से तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है। उसमें क्रोमोग्रेनिन A, साइनेप्टोफिसिन जैसे मार्कर पॉजिटिव आते हैं। हाँ, तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। शक, फिर लैब टेस्ट, फिर इमेजिंग और जरूरत पड़े तो बायोप्सी। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज में खासकर सर्जरी से पहले की तैयारी पर बहुत जोर दिया गया है। एक दवा का नाम बार-बार आ रहा है, फिनॉक्सीबेंजाइमीन। इसका क्या रोल है? देखिए, फियोक्रोमोसाइटोमा का पक्का इलाज तो ट्यूमर को सर्जरी से निकालना ही है। लेकिन ये कोई मामूली सर्जरी नहीं होती। जैसा हमने बात की, ये ट्यूमर कैटेकोलामाइन के भंडार हैं। सर्जरी के दौरान अगर ट्यूमर को छुआ जाए या हिलाया जाए तो ये हार्मोन अचानक भारी मात्रा में रिलीज हो सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बेकाबू होके बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत रिस्की है। हाँ, बहुत। इसीलिए सर्जरी से पहले मरीज को तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मेन मकसद है कैटेकोलामाइन के असर को ब्लॉक करना। इसके लिए सर्जरी से कम मान लीजिए 1 से 2 हफ्ते पहले अल्फा ब्लॉकर्स देना शुरू करते हैं। फिनॉक्सीबेंजामीन एक बहुत पुरानी और असरदार दवा है। ये एक इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है, मतलब ये रिसेप्टर से जुड़कर उसे ब्लॉक कर देती है। ये खून की नसों को फैलाकर ब्लड प्रेशर कम करती है और कंट्रोल में रखती है। डोज धीरे धीरे बढ़ाते हैं जब तक कि ब्लड प्रेशर ठीक ना हो जाए। साथ में नमक और पानी भी ज्यादा लेने को कहते हैं। ये तैयारी तो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब सर्जरी की कामयाबी सिर्फ सर्जन पर नहीं, इस प्री ऑप मैनेजमेंट पर भी निर्भर करती है। इसमें एक और चेतावनी साफ साफ दी गई है कि बीटा ब्लॉकर्स कभी भी अल्फा ब्लॉकर्स से पहले नहीं देने चाहिए। ऐसा क्यों? आमतौर पर तो हाई बीपी और तेज धड़कन के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ये शायद फियोक्रोमोसाइटोमा मैनेजमेंट का सबसे जरूरी नियम है। इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समझिए, कैटेकोलामाइन अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पर काम करते हैं। अल्फा 1 नसें सिकोड़ता है, बीपी बढ़ता है। बीटा 1 दिल की धड़कन तेज करता है, बीटा 2 नसें फैलाता है। हाँ। अब सोचिए, अगर हमने अल्फा को ब्लॉक किए बिना सीधा बीटा ब्लॉकर दे दिया। बीटा ब्लॉकर बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर देगा। बीटा 2 ब्लॉक होने से जो थोड़ी बहुत नसें फैल रही थीं वो भी रुक जाएंगी। अब सिर्फ अल्फा रिसेप्टर बचे कैटेकोलामाइन के असर के लिए।
नतीजा भयंकर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब नसें बुरी तरह सिकुड़ेंगी और ब्लड प्रेशर अचानक और खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा। जानलेवा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओह, ये तो उल्टा असर हो गया। बिल्कुल, इसीलिए नियम हमेशा यही है, पहले अल्फा ब्लॉकर फिर बीटा ब्लॉकर। जब अल्फा ब्लॉकर से बीपी कंट्रोल हो जाए, उसके बाद ही अगर धड़कन अभी भी तेज है तो बीटा ब्लॉकर दिया जा सकता है। ये अल्फा फर्स्ट सिद्धांत जान बचाने वाला है। समझ गया। ये पहले अल्फा फिर बीटा का क्रम सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं, बल्कि एक अनिवार्य सुरक्षा उपाय है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि फियोक्रोमोसाइटोमा हालांकि रेयर है, पर अपने लक्षणों 5 Ps, अपने हार्मोनल असर कैटेकोलामाइन, EPO और अपने मैनेजमेंट, खासकर पहले अल्फा फिर बीटा नियम की वजह से क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण ट्यूमर है। निदान के लिए लैब टेस्ट और इमेजिंग जरूरी हैं, और सफल इलाज के लिए सर्जरी से पहले की तैयारी सबसे अहम है। बिल्कुल सही। क्लासिक लक्षणों को पहचानना, सही टेस्ट चुनना और उपचार के सिद्धांतों का पालन करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक सोचने वाली बात जो दिमाग में आती है वो भविष्य से जुड़ी है। हमने देखा कि काफ़ी मामलों में जेनेटिक म्यूटेशन का रोल है। तो क्या भविष्य में हम इन खास जेनेटिक रास्तों को टारगेट करके बेहतर, मतलब टारगेटेड थेरेपी विकसित कर पाएंगे, खासकर उन 10-15% मैलिग्नेंट या मेटास्टैटिक मामलों के लिए जिनका इलाज अभी भी मुश्किल है? क्या जेनेटिक प्रोफाइलिंग हमें बेहतर इलाज की ओर ले जा सकती है? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है और आगे की रिसर्च के लिए एक रोमांचक दिशा भी। शायद जेनेटिक जानकारी हमें इलाज को और पर्सनलाइज बनाने में मदद करे। इस बहुत ही उपयोगी और स्पष्ट चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसने फियोक्रोमोसाइटोमा को समझने में वाकई बहुत मदद की है।